युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 92। नारायण जी की आवाज़ सुन रेहान पीछे मुड़ा और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वह कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था उसके डैड जरूर नैना के बारे में पूछेंगे। वहीं नारायण जी उसका चेहरा देख समझ गए कि उनका बेटा बहुत परेशान है और उसकी परेशानी नैना ही है। वह उसे पूछकर और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चुप ही रहे और नहीं चाहते थे कि पूछकर उसका और मन दुखाए। रेहान जब डाइनिंग टेबल पर बैठा तो सर्वेंट कदम उसके लिए ब्रेकफास्ट निकालने लगा। रेहान चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। वह मन ही मन सोच भी रहा था कि उसके डैड कुछ पूछ क्यों नहीं रहे। थोड़ी देर में रेहान ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया और डाइनिंग टेबल से उठा। वहीं नारायण जी लिविंग एरिया में ही बैठे रहे। जब उन्होंने रेहान को उठता देखा तो वह जानबूझकर अपने मोबाइल में ध्यान देने लगे ताकि उनके बेटे को देखकर कुछ बुरा फील ना करे। रेहान को लगा उसके डैड बिजी हैं और वह जाने लगा। फिर कुछ सोचकर वह अपने डैड के पास आया और घुटने के बल बैठ अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए बोला, सॉरी डैड, मैं कल नैना को लेने उसके घर गया था। उसकी मम्मी ने मना किया। यह बात तो मुझे पहले से ही पता था कि वह ज़रूर मना करेंगी, पर नैना ने खुद आने से मना कर दिया। उसने क्यों मना किया जिससे मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। रेहान के मुंह से गुस्सा सुन नारायण जी मुस्कुरा दिए और बोले, चलो यह बात तो अच्छी है, तुम्हें उसकी बातों पर गुस्सा तो आता है, पर सोचो उस दिन उसको भी बहुत गुस्सा आया होगा जिस दिन तुमने उसे नहीं लाने के लिए कहा या तुमने उसे जाने के लिए कहा, तो उसे भी बुरा लगा होगा। तो आज उसे मौका मिल रहा है तो वह कैसे आएगी। थोड़ा सब्र से काम लिया करो। अपनी डैड को इतना नरमी से बात करता देख रेहान को बहुत अजीब लगा, पर अच्छा भी लगा कि उसके डैड उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे बल्कि उसे समझ रहे हैं। वह अपना सिर उनके गोद में रख निराश होते हुए बोला, डैड आप बताइए फिर मैं क्या करूं। नारायण जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम क्या करोगे बेटा, तुम्हारी बीवी है, तुमसे नाराज हो गई है तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे मनाकर घर लेकर आना, और जब तक नहीं माने तब तक तुम्हें उसे मनाना ही पड़ेगा क्योंकि वह खुद से तो नहीं गई, तुम्हारे भेजने पर ही यहाँ से गई है, तो तुम्हें उसे मनाकर ही लाना होगा। तो देखो, एक बार में वह नहीं मानती, दूसरी बार उसे मनाने जाओ, जितनी बार मनाना पड़े उतनी बार मनाते रहो, जब तक वह नहीं मानेगी तब तक तुम्हें उसे मनाना ही पड़ेगा। ये सुन रेहान अपना सिर ऊपर उठाया और अपने डैड को देखते हुए बोला, मैं उसे इतनी बार क्यों मनाते बैठूं, मैं तो उसे कह रहा हूँ ना मेरी गलती है और मुझे माफ़ कर दे, तो फिर तो उसमें उसकी क्या गलती। तब तो वह भी तो बता रही थी ना कि वह गलत नहीं है, तुमने यकीन नहीं किया तो वह कैसे मानेंगी तुम्हारी बातें। तो उसी तरह तुम्हें भी मनाना पड़ेगा बेटा, रिश्ता ऐसे नहीं बनता है, बनाना पड़ता है। जब तुम गुस्सा रहोगे तो वह तुम्हें मनाएगी, पर जब वह गुस्सा रहेगी तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, तब जाकर रिश्तों में मजबूतियाँ बनती है। और जब ऐसे घमंड रखोगे तो वह रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते, खोखले और दिखावटी बने रहते हैं लोगों की नज़रों में। नारायण जी बोल ही रहे थे कि रेहान अच्छे से समझ गया और अपना सिर हाँ में हिला दिया, और नारायण जी भी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ घुमाए। तभी रेहान को याद आया अभय के बारे में और उसने अपने डैड से पूछा, डैड क्या आपकी बात अभय के साथ हुआ। ये सुन नारायण जी बोले, हाँ मेरी बात उससे बात हुआ, वह इंडिया आने के लिए कह रहा है, पर उसने एक बात सीक्रेट रखने के लिए कहा है कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि वह आ रहा है, वह तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता। सरप्राइज़ वाली बातें सुन रेहान हंस दिया और यूं ही हंसते हुए बोला,
क्या सच में डैड वह मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है? रेहान की इतनी एक्साइटमेंट देख नारायण जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, तो क्या मैं तुम्हें झूठ बोलूँगा? मेरी और अभय की घंटे भर बातें हुआ और वह मान गया और मैंने उसे भी डांट लगाया कि अगर रेहान गलती करता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है तुम्हें थप्पड़ मारे। तुम्हें थप्पड़ लगाने के बजाय वह यहाँ से चला गया क्योंकि मैंने तुम्हें और उसमें कभी कमी नहीं किया हूँ। अगर वह तुम्हें थप्पड़ भी मारता तो मैं उससे शिकायत नहीं करता, बल्कि उसका फ़र्ज़ है कि अपने भाई को गलत रास्ते पर जाता देखे और सुधारे। कि वह नहीं सुधरेगा, बजाय खुद ही यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया। उसे भी आने दो, तुम दोनों को अच्छे से मैं खातिरदारी करता हूँ। अभय आ रहा है जिसकी खुशी में रेहान को बहुत अच्छा लगा। पहली खुशी तो उसे इस बात की हो गई कि अभय आ रहा है तो सभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और वह खुशी खुशी से अपने डैड से बोला, आप सही कह रहे हो डैड, मैं नैना को मनाने के लिए तैयार हूँ। वह जब तक नहीं मानेगी तब तक मैं उसे मनाता ही रहूँगा और रोज़ मैं उसे लेने जाऊँगा। कभी तो वह ज़रूर आएगी मेरे साथ। नारायण जी अपने दोनों हाथ से रेहान के चेहरे को थामते हुए बोले, ये हुई ना शेरों वाली बातें, इसे कहते हैं प्यार, पति पत्नी का प्यार। अगर पत्नी रूठ के मायके चली जाए तो पति का फर्ज बनता है कि उसे मनाकर घर लेकर आए। और मुझे पता है तुम इस काम में जल्दी कामयाब हो जाओगे। देखना, जिस दिन मेरी नैना बहू इस घर में आएगी उसी दिन मैं इस घर को फूलों की बारिश करवाऊंगा। जिसे तुम्हारी शादी में तैयारी किया था, बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगा। प्यार शब्द सुन रेहान को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसने आज तक नैना को उस नज़र से नहीं देखा था। सिर्फ जिम्मेदारी के तौर पर शादी किया था। रेहान को अब जाकर कहीं न कहीं मोटिवेशन मिल रहा था। अब वह उठ खड़ा हुआ और अपने डैड से बोला, डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जाते जाते नैना से बात मिलकर जाऊँगा। ज़रूर बेटा, नारायण जी बोले। रेहान वहाँ से चला गया। रेहान अपने कार में आकर बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने ड्राइवर से पहले ही बोल दिया कि घर चले। थोड़ी देर के बाद जब रेहान नैना के घर पहुंचा तो उसे आज नरेश जी नीचे ही मिल गए। वह चक्कर लगा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें घूमने फिरने के लिए जो कहा था। रेहान नरेश जी को देख पहले तो नमस्ते किया, उसके बाद उनके हाल चाल पूछा, जिसके बदले में उन्होंने भी उसे सब कुछ बता दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। रेहान आगे बोला, मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने सोचा नैना से मिलकर जाता हूँ। ये सुन नरेश जी बोले, रेहान बेटा, नैना तो पायल को कॉलेज छोड़ने गई है और आते वक्त उसे टाइम लग जाएगा क्योंकि मार्केट उसे सामने भी जाना है। अपनी तैयारी करके गई है तो उसे आने में वक्त लगेगा। तब तक आप ऊपर चलिए, बैठिए। नैना नहीं है। ये सुन रेहान क्यों रुके, इसलिए उसने उन्हें मना करते हुए बोला, नहीं मैं रुक नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने सोचा जाते वक्त नैना से मिल लेता हूँ और शाम कर आकर नैना से मिलूँगा। नरेश जी ने रेहान को रोकने के लिए जिद किया, पर रेहान रुका नहीं। अपने ऑफिस का प्रॉब्लम बताकर वहाँ से चला गया। रेहान जब कार में आकर बैठा तो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, जब देखो तब यह लड़की नौकरों की तरह काम करती रहती है। क्या इसके हाथों और पैरों में दर्द नहीं होता? पूरा दिन बीत गया। रेहान दिन भर काम में बहुत बिजी था और वह शाम को जल्दी निकलना चाहता था कि जाते जाते एक बार नैना से मिलकर जाऊंगा। पर काम का इतना लोड होने के वजह से उसे रात को बहुत लेट हो गया और वह नैना के घर नहीं आ पाया, क्योंकि वह जानता था सभी लोग सो गए होंगे और इतनी देर रात से जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। 2 दिन बाद ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मयंक जब से युग की बातें सुना था उसके जहन में बार बार वही सब चल रहा था और युग ने कहा था कि कमिश्नर अपॉइंटमेंट लिया है। मयंक अपने ऑफिस में इधर से उधर टहल रहा था। परेशान तो वह बहुत था। इन दिनों उसने चैन से सांस नहीं लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्या मुझे एक बार युग की बात मान लेना चाहिए? क्या मुझे एक बार उसके साथ जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए?
इन 2 दिनों में वह अपने आप को बहुत रेडी कर रहा था कि अपने भाई के बारे में सच्चाई जाने, क्या वह सही है या गलत। पर वह डर भी रहा था, अगर जो युग ने दिखाया वह सब सही निकला तो। पर उसका दिमाग कहता था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तेरा भाई दुनिया का सबसे बेस्ट भाई है। दिल कहता था कि अगर यह बात सच निकला तो तू क्या करेगा। मयंक को खुद को फैसला लेना था कि वह क्या करे। अगर सच निकल भी गया तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वह उसे झुठला नहीं सकता। यही सब सोचकर उसने यह फैसला लिया कि वह जरूर युग के साथ एक बार सच्चाई जाने। मयंक 2 दिन पहले ही युग से मिला था, तब से उसके पास युग का कॉन्टैक्ट नंबर मिल चुका था और उसने तुरंत उसे कॉल लगाया। 2-3 ही रिंग गया कि युग ने उसका कॉल रिसीव कर लिया और इधर से मयंक बोला, युग मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं भी जानूँ मेरे भाई का गुनाह क्या है। मयंक की बातें सुन युग हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल तुम्हारा हक है, तुम जानो आखिर तुम्हारे भाई ने क्या किया है, बल्कि दूसरों के साथ नहीं, अपने घर वालों के साथ भी। आज उसकी वजह से तुमने गलत रास्ता चुना है, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड भी घर छोड़कर चले गए। ये जितना भी रायता फैला है वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। मयंक अपने भाई के बारे में इतना अपमान सुन मयंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह सख्त आवाज़ में बोला, प्लीज़ युग, मैंने तुम्हारी बात मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई के बारे में और कुछ बोलो। युग उसके बातें अच्छे से समझ गया और वह बोला, डोंट वरी, मुझे उसके बारे में बोलने का कोई शौक़ नहीं है, जो रियल है मैं वही बोला। ठीक है, तुम बता दो तुम्हें कब चलना है। मयंक बोला, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम पहले ही लेट हो गए, तो कल तुम जितने बजे बोलो मैं उस टाइम पर तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। 2 मिनट तक वे दोनों बातें करते रहे, फिर उसके बाद दोनों ने कॉल काट दिया। कॉल कट होते ही युग कुछ सोचने लगा, आखिर मयंक रेडी कैसे हो गया, क्या सच में मेरे साथ आने वाला है। इधर बजाज मेंशन में मन्नत दादी के कहने पर कुछ सामान रख रही थी और बहुत सारा ऐसे सामान था जो दादी ने अपने कमरे में से नहीं निकलवाई थी और आज वह मन्नत के हाथों से निकलवा रही थी। दादी ने जो काम मन्नत को सौंपा था वह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, वह पुराने कुछ चीज़ें थे जो निकलवा कर स्टोर रूम में रखवाना था और मन्नत भी उनकी सभी चीज़ें देख देख कर निकाल रही थी। वह काफ़ी देर से यह काम करने में लगी थी। वह दादी उसे सब काम बताकर बेड पर बैठे बैठे उनकी आंखें लग गया। वहीं मन्नत बहुत सारे उनकी पुरानी साड़ियाँ थी जो निकाल कर साइड में रख रही थी, जो दादी अब पहनती भी नहीं थी, और जो शो पीस थे जो अब खराब हो चुके थे वह भी निकालवा कर उसने सर्वेंट को बुलाया और कहा कि यहाँ से यह सब कुछ लेकर जाए। सर्वेंट वह सब उठाकर वहाँ से लेकर चली गई। अब मन्नत के ऑलमोस्ट सारे काम कर ली थी और वह समेट कर सभी चीज़ें रख रही थी, तब भी उसके हाथ में एक छोटा सा ओल्ड टाइप का पर्स मिला, जिसे मन्नत ने खोल कर देखी तो एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिली जो अब काफ़ी ज़्यादा पीली पीली हो चुकी थी। ये फ़ोटो की मरम्मत ही देखकर समझ में आ रहा था कि यह काफ़ी सालों पुरानी फ़ोटो है, जो अब साइड साइड से भी चिपकने फटने लगे थे। मन्नत उस फोटो को बहुत गौर से देख रही थी। जहाँ तक वह समझ पाई, फोटो में दादी और कोई आदमी था और मीरा जी भी थी और मीरा जी के गोद में एक लड़का। इस फोटो से साफ पता चल रहा था कि यह तस्वीर में युग ही है और तब का फोटो जिसमें मीरा जी बहुत जवान दिखाई दे रही थी, मानो एकदम लड़की दिखाई दे रही थी, बहुत पतली थी, जैसे अब वह बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुकी हैं। तभी उसकी नज़र उनके पास खड़े आदमी के ऊपर गया जो बहुत जवान, लंबा चौड़ा और उसके काले बाल और काले लंबे
मूंछ वह ध्यान से देखने लगी। ये तस्वीर देखकर उससे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि इस आदमी को देखी है, पर वह कहाँ उससे याद नहीं आ रहा। उसने आदमी से पूछने के लिए पीछे मुड़ी तो देखी दादी की आंखें लग गई है और वह नींद में थी। इसलिए मन्नत ने उनसे कुछ नहीं पूछी, पर उसने अपने मोबाइल में तस्वीर क्लिक कर ली ताकि वह बाद में किसी से पूछ लेगी यह किसका फ़ोटो है। उस फ़ोटो के साथ एक दो फ़ोटो और भी थे जिसका मन्नत ने फ़ोटो अपने मोबाइल में निकाली। मन्नत ने सभी सामानों को समेट कर रख दी और दादी को एक नज़र देख उनके कमरे से बाहर निकली। उसको जानना ही था आखिर ये किसका तस्वीर है। उसे कहीं न कहीं पूरा यकीन हो गया कि ये युग के पापा ही हैं, पर शक्ल देखकर उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं उसने इस में शख्स को देखा है, पर वह उसे याद नहीं आ रहा। पर वह किससे पूछे। उसे डर भी लग रहा था कि जब से वह इस घर में आई है उसने सबसे मिल चुके सिवाय युग के पापा से, और ना ही कोई युग के पापा के बारे में जिक्र करता है। आखिर वह कहाँ है। मन्नत यही सब सोचते हुए दादी के कमरे से बाहर निकली थी। इस वक्त कोई लिविंग एरिया में था नहीं। तभी मोनिका सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी और उसने भी मन्नत को देख ली और मन्नत भी मोनिका को देख ली। मोनिका तो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए नीचे उतर जाने लगी। वहीं मन्नत अभी भी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि मोनिका को देख वह उससे बोली, मोनिका तुमने काव्या को देखी? मन्नत की आवाज़ सुन मोनिका बोली, नहीं। क्यों, कुछ काम है क्या? मोनिका की आवाज़ सुन मन्नत को ख्याल आया कि क्यों ना वह मोनिका से ही पूछ ले कि युग के पापा रहते कहाँ हैं। पर उसने मन में ऐसा लगा कि नहीं, मोनिका से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि यह बात काव्या से उसे बताएगी कि उसके पापा है कहाँ। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या तुमने देखा? मोनिका उसके चेहरे को देख समझ गई कि वह कुछ तो उसे पूछने वाली थी, पर पूछी नहीं और वह आगे बोली, और काव्या भाभी यहीं कहीं होगी, तुम उनके कमरे में देख लो, मिल जाएंगी। मन्नत जल्दी जल्दी से ऊपर गई और काव्या के कमरे में गई तो काव्या अपने कमरे में थी। मन्नत डायरेक्ट उसके कमरे के अंदर चली गई क्योंकि इस वक्त तो काव्या अकेली थी। राहुल तो सुबह ही ऑफिस चला गया था, जिसके चलते मन्नत बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर गई। वहीं मोनिका भी दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसे भी जानना था कि मन्नत को क्या बात करनी है। कमरे के अंदर गई तो वह तुरंत अंदर जाएगी तो मन्नत तो बात कहने वाली रहेगी तो वह नहीं कहेगी, जिसके चलते वह बाहर ही रुकी। 10 मिनट के बाद अंदर जाने वाली थी क्योंकि दरवाज़ा खुला ही था। इधर मन्नत कमरे के अंदर गई। काव्या इस वक्त सोफे पर बैठे मोबाइल में देखकर हंस रही थी और मन्नत को आता देख वह तुरंत अपने मोबाइल बंद की और ठीक से बैठते हुए बोली, भाभी आप बोलिए, क्या कुछ काम था? उसकी बातें सुन मन्नत उसके पास आकर बैठ गई और बोली, नहीं कुछ काम तो नहीं था, बस तुमसे कुछ पूछना था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पूछूं। काव्या बोली, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपको जो कहना है कह सकती हैं, बता सकती हैं, बताइए क्या बात करनी है आपको। मन्नत को थोड़ा अजीब तो लग रहा था क्योंकि काव्या ने भी आज तक उसने अपने पापा के बारे में जिक्र नहीं किया। इसका मतलब कुछ तो रहेगा जिसकी वजह से पूरी फैमिली अभी तक कभी भी उसे शख्स का जिक्र नहीं करते। यही सब सोच मन्नत पहले तो खुद को तैयार की। काव्या की तरफ देखते हुए बोली, मैं दादी के कमरे में कुछ सामान रख रही थी जिसमें कुछ एक दो तस्वीर मिला। तस्वीर बहुत पुरानी है, क्या तुम पहचान कर बता सकती हो ये कौन है? काव्या स्माइल करती हुई बोली, हाँ दिखाइए, मैं भी तो देखूं आपको कौन सा तस्वीर दिखाना है। मन्नत अपना मोबाइल ओपन की और काव्या की तरफ देखती हुई बोली, ये तस्वीर है। काव्या ने जैसे
उसके मोबाइल में वह तस्वीर देखी तो वह तुरंत पहचान गई दादी उसकी मॉम और युग, क्योंकि यह तस्वीर उसने पहले भी देख चुकी है। और यह तस्वीर देखते ही काव्या का चेहरा अजीब सा हो गया, जो कि मन्नत भी अच्छे से देख समझ गई कि काव्या का चेहरा किस तरह का उतर गया है। बाहर जो मोनिका अभी तक खड़ी थी वह धीरे से दरवाज़ा खोली और दबे पांव अंदर जाने लगी। वह ज़्यादा दूर नहीं गई, 2-3 कदम आगे गई, क्योंकि काव्या का भी कमरा युग के कमरे के बगल में था। युग का कमरा बहुत बड़ा था। काव्या का भी बेडरूम एकदम अंदर था। उसके पहले वार्डरोब और सोफ़ा, और दोनों इस वक्त सोफे पर बैठी थी। दोनों का चेहरा आगे की ओर था। उन दोनों ने पीछे मोनिका को नहीं देखा, क्योंकि मोनिका काफ़ी अच्छी पीछे थी। मोनिका बहुत चालाक थी। उसने तुरंत अपने दिमाग में सोच लिया कि अगर उन दोनों को देखा भी तो वह तुरंत बोल देगी कि अभी अभी आ ही रही हूँ। काव्या ने नज़र उठाकर मन्नत की तरफ नहीं देखी। उसकी नज़र अभी भी मोबाइल पर ही थी। वहीं मन्नत उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोली, क्या हुआ काव्या, अचानक से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? काव्या ने ठंडी सांस भरते हुए बोली, भाभी क्या आपको भाई ने कुछ भी नहीं बताया? काव्या को युग का जिक्र करता देख मन्नत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, इसका मतलब कि युग ने मुझे कुछ नहीं बताया, यही कि यह तस्वीर में मेरे डैड हैं और मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे घर वाले बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब से मैं होश संभाली हूँ तब से सिर्फ़ और सिर्फ मॉम और भाई को ही देख रही हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तब का तो मुझे कुछ नहीं पता, पर जब से मुझे सारी चीज़ों को समझ आया है तब से मैं अपने डैड को नहीं देखी, और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ बताना। मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकती, और भाई ने भी आपको कुछ नहीं बताया, पर यह तस्वीर में जो है वो मेरे डैड है। पर पता नहीं क्यों मुझे इनके लिए कुछ फील नहीं होता, क्योंकि इनका प्यार तो मुझे कभी मिला ही नहीं, मैंने देखी ही नहीं, इसलिए मुझे इनके बारे में जानना, ढूंढना और कुछ पता लगाना कभी इंटरेस्ट नहीं आया। मेरे लिए जो भी कुछ है वह सिर्फ युग भाई, मुझे बचपन से लेकर अभी तक उनका प्यार मिला है। एक बाप के जैसा मेरे लिए क्या ही है, क्या गलत, तो वह हमेशा मुझ पर रोक टोक लगाते रहते हैं, और मुझे मेरे भाई का हर डिसीजन अच्छा लगता है। वह गुस्से वाला हो यार, मैं उनकी हर एक बात एक्सेप्ट करती हूँ। मन्नत ने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं था, पर काव्या ने जो बोलना चालू की तो रुकी भी नहीं, और वह एक ही बार में सभी चीज़ें बोलकर चुप हो गई। मन्नत ने उसके हाथ को पकड़ अपने हथेली में रख ली और बोली, काव्या मुझे तुम्हें दुखी नहीं देखना था, सॉरी, मुझे ये सब पूछना भी नहीं था, पर मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने तुमसे पूछ ली। काव्या मन्नत की आंखों में देखते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं जान सकती हूँ आपको पता नहीं इसलिए आपने पूछा, पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा, बस वह आपने पूछा ना तो मैं अपने बचपन में चली गई कि मैं अभी तक अपने डैड को देखी नहीं, उनका प्यार नहीं मुझे मिला, बाकी कुछ नहीं। अगर मैं अभी नीचे जाऊंगी तो सभी लोग मैं बातें करूंगी तो मैं तुरंत भूल जाऊंगी। अपनी तस्वीर दिखाई इसलिए मुझे याद आ गया, बाकी तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। काव्या जिस तरह से बोल रही थी मन्नत को भी बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि काव्या को अपने पापा के बारे में कुछ जानती ही ना हो, इतना कैसे नफरत हो सकता। पर क्या बात होगा, मन्नत को बहुत कुछ जानना था, पर वह काव्या ने तो पहले ही कह दिया कि वह कुछ नहीं जानती। मन्नत अपने मन में कहने लगी, ये कोई छोटी बात तो नहीं होगी, ज़रूर कुछ बड़ा ही होगा, इसलिए तो कोई भी जिक्र नहीं करता। और काव्या जहाँ तक कह रही थी कि उसने कभी देखा ही नहीं, कभी उसका प्यार मिला ही नहीं, और माँ
अभी तक उसके बगैर रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता? कहाँ है? इस दुनिया में ही है। वहीं पीछे मोनिका ने पीछे से सब कुछ सुन लिया। वह दबे पांव वापस पीछे जाने लगी क्योंकि उसे इतना तो समझ गया कि मन्नत को क्या पूछना था और वह अपना मास्टरमाइंड दिमाग यूज़ करने लगी। युग के घर के पास्ट के बारे में मोनिका को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर कुछ कुछ तो बातें उसे भी पता था। जितना राहुल और बाकी के लोग को पता था उतना ही वह जानती थी, पर अब वह भी इस बात पर सर्च करने लगी। वहीं अंदर कमरे में मन्नत काव्या का मूड ठीक करने लगी, दूसरे टॉपिक निकाली और वह दोनों थोड़ी देर पार्लर के बारे में बातें करने लगी, उन्हें किस तरह का मेकअप करना चाहिए और इस बार वह पार्लर जाएंगी तो किस तरह से हेयर स्टाइल करेंगी। मन्नत ने यह सब जानबूझकर बातें करने लगी ताकि काव्या अभी 2 मिनट जो पहले उसका मूड अपसेट हुआ था वह ठीक हो जाए, और देखते देखते वह ठीक हो गई क्योंकि काव्या को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मन्नत को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ चुका था। अब उसका मन बेचैन होने लगा। उसे जानना था कि काव्या के बातों से वह कहीं न कहीं परेशान हो गई, क्योंकि युग और बाकी के लोग जब उसे ही नहीं अभी तक बताएंगे तो मन्नत क्या बताएगी। अगर युग को बताना रहता तो अब तक मन्नत को बता चुका रहता, यहाँ तक कि दादी और मीरा जी भी बता चुकी होती। किसी ने भी नहीं कुछ बताया। मन्नत काव्या को अपने साथ नीचे लेकर आई और उसने अपने कमरे और काव्या के लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाई। आज दोनों गार्डन में जाकर मज़े से कॉफ़ी पीने लगी। अब शाम भी हो चुका था, तब तक वे दोनों गार्डन में बैठी बातें करती रही और जब अंधेरा छाने लगा तो वे दोनों वहां से उठकर मेंशन में आ गई। पूरी तरह रात हो चुका था और सभी लोग आ गए। जैसे युग, राहुल, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। मन्नत की नज़र बार बार सबके चेहरे पर जा रहा था। कभी वह युग को तो कभी दादी को तो कभी मीरा जी को एक के बाद एक को गौर से देख रही थी। ये लोग खुश तो बहुत है, पर ऐसे क्या बात है जो इनके बीच में युग के पापा नहीं हैं? क्या अगर मैंने पूछी तो सबका चेहरा अजीब सा हो जाएगा, जैसे कि काव्या का जो हो गया था। वह सभी को देखते देखते धीरे धीरे खाना खाने लगी और बाकी के लोग तो रोज़ के जैसा ही खाना खा रहे थे। मन्नत ने पहले यह सोची कि उसे युग से पूछना चाहिए, युग भी बता सकता है, पर वह डर लग रहा था कि कहीं युग भड़क गया, चिल्लाए ना उस पर तो। ये सब सोचते सोचते वह खाना खा लिया और सोची आज नहीं तो कल ज़रूर मैं युग से पूछ कर ही रहूँगी। यह बात तो युग को खुद सामने से बता देना चाहिए था, पर वह कभी जिक्र तक नहीं करता। क्यों? कुछ भी हो, ज़रूर मैं ये बात पूछ कर रहूँगी, भले युग मुझे चिल्लाए या डांट लगाए। कुछ ही देर में सभी लोग खाना हो गया और हमेशा की तरह कुछ लोग लिविंग एरिया में बैठकर बातें करते रहे तो कुछ लोग अपने कमरे में चले गए और हमेशा की तरह युग पहले अपने कमरे में आ गया था। मन्नत गप्पे शप्पे करने में बिजी थी और जब वह कमरे में आई तो उसे फिर से याद आया कि युग से पूछना चाहिए। युग इस वक्त सोफे पर बैठा था और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। मन्नत उसके पास गई, अपने हाथ से मोबाइल ले साइड में रख दी और उसके गोद में बैठी और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। युग उसकी हरकत पर बोला, तुम्हारे जैसा टाइम पास नहीं कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देख रहा था, लाओ मोबाइल दो। मन्नत अपनी उंगली उसके चेहरे पर फेरते हुए होंठ तक लाई और जानबूझकर उसे ऐसा कर रही थी और करते हुए बोली, पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, मैं कुछ नहीं कहती, पर यह वक्त मेरा है तो तुम्हें यह वक्त मुझे देना चाहिए, अपनी बीवी को प्यार करना चाहिए, पर नहीं, यहाँ आकर भी मेरी सौतन की यादें करते हो। सौतन शब्द सुन युग अपनी आंखें छोटी कर ली और रिएक्ट करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? यही कि 9-10 घंटे ऑफिस में रहते हो,
मैं तो जाकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, पर मेरे टाइम में तुम ऑफिस का काम क्यों लेकर बैठते हो? तो मुझे जलन होती है तो तुम्हारे ऑफिस का काम हो गई ना मेरी सौतन। सच में उसकी बातों से अब युग इरिटेट होने लगा था और अपना हाथ उसके कमर तक लेकर गया, कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरी बीवी को उसका पति घर आया नहीं आया कुछ खबर नहीं रहता है। अगर मैंने उसे और छूट दे दिया तो वह कमरे में जल्दी नहीं दिखेगी। ये सुन मन्नत तुरंत मुंह फुलाते हुए बोली, और ऐसा मैंने कब की? रोज करती हो तुम, इसमें कहने वाली क्या बात है? युग वैसे ही जवाब दिया। मन्नत समझ गई कि युग का मूड ठीक है, क्या पूछे, पर पता नहीं कि उसका दिल धक धक कर रहा था। पूछने से वह डर रही थी। वह ये सब पूछकर उसका मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कभी और दिन वह जरूर पूछेगी। सब सोचकर उसने नहीं पूछी और युग के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगी। वहीं युग भी उसका पूरा साथ देने लगा। 10 से 15 मिनट तक वे दोनों वहीं सोफे पर बैठे किस कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी बॉडी में हीट बढ़ने लगा और जब मन्नत ने उसके होठों को छोड़ी तो युग उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, बेड पर चले? जब से पीहू का मैटर हुआ था तब से वे दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे, पर अब कंट्रोल करना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। अब दोनों ओर से आग लगी हुई थी। मन्नत अपनी पलकें झपका दी, जिसका इशारा पाते युग मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठाया और बेड पर लेकर गया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और फिर से वह उसे किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतारने लगे और काफ़ी वक्त हो गया था तो जिसकी वजह से उन्हें आज प्यार करने के लिए उतावलापन हो गए थे। धीरे धीरे वे दोनों इंटीमेट हो गए। काफ़ी दिन के बाद किया तो और भी ज़्यादा उन्हें मज़ा आ रहा था और हमेशा की तरह जब सेटिस्फाई हुआ तब जाकर उसे छोड़ा। अगली सुबह युग टाइम से थोड़ा लेट उठा, बल्कि उसे आज जल्दी उठकर ऑफिस जाना था क्योंकि उसने कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो लिया था और मयंक भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो गया। पर रात को देर रात सोने से इंटीमेट होने की वजह से उसे सुबह उठने में लेट हो ही गया। युग उठा और डायरेक्ट फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। वह आज वर्कआउट के लिए भी नहीं गया। वहीं मन्नत अभी भी पेट के बल लेटी हुई थी। वह इतना जल्दी उठने वाली नहीं थी। युग जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और बाहर निकला और वार्डरोब में जाकर जल्दी से बिजनेस सूट पहना और बाहर आके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो अपने बालों को सेट किया और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगाया और एक नज़र मन्नत को देख कमरे से बाहर निकला। वह मन्नत को इतना जल्दी नहीं उठाने वाला था क्योंकि वह जानता था कि वह तो कुछ ज़्यादा ही थक जाती है और वह इतना जल्दी उठेगी नहीं, इसलिए युग ने उसे उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। युग फ्रेश होने के बाद जल्दी से नीचे आया। अभी तक कोई डाइनिंग टेबल पर आया नहीं था। वह न्यूज़पेपर देखने लगा। उतने में मीरा जी किचन में से बाहर निकली और उन्होंने युग को इतना जल्दी देख समझ गई कि उसे ज़रूर ऑफिस जाना जल्दी होगा। इसलिए उन्होंने युग के लिए शेफ को जल्दी से कॉफ़ी बनाने के लिए कहा और ख़ुद उन्होंने उसके लिए ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी करके टेबल पर लगा दी। युग ब्रेकफास्ट किया और शेरा के साथ मेंशन से बाहर निकला। जल्दी से वह ऑफिस पहुंचा और जैसे वह ऑफिस पहुंचा तो देख मयंक उसका इंतज़ार कर रहा था। युग अपने साथ में उसको अपने कैबिन के अंदर लेकर गया। उसने कल ही कमिश्नर को कॉल करके बता दिया था कि आज वह मिलने आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों कमिश्नर से मिलने निकल पड़े। उन दोनों को पहुंचते पहुंचते सुबह के 11 बज गए। युग ने कमिश्नर को यही टाइम दिया था। कमिश्नर भी युग के आने का ही वेट कर रहे थे और जब वे पहुंचे तो वह दोनों एक दूसरे को हैंडशेक दिए। युग का इतना रौब देख मयंक उसे घूरकर देखने लगा।
कमिश्नर अपने साथ युग और मयंक को एक सीक्रेट रूम में लेकर गए जहां पर एक दो पुलिसकर्मी और भी खड़े थे। यहाँ कमरे में इतना शांति था कि एक सुई भी गिरता तो उसकी आवाज़ सुनने को आ जाता। कमिश्नर अपने हेड चेयर पर बैठ गए और उसने सामने वाले चेयर पर उन्होंने युग को बैठने के लिए कहा। युग भी बैठा और उसने मयंक को बैठने के लिए इशारा किया। कमिश्नर ने अपने लिए और युग और मयंक के लिए भी चाय मंगवाई। तीनों बैठकर चाय पीने लगे। सामने दीवार पर बहुत बड़ी LED टीवी लगी हुई थी। चाय पीते पीते कमिश्नर ने रिमोट हाथ में लिया और टीवी ऑन किया। अब कमरे में पूरा अंधेरा हो गया, सिर्फ टीवी की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। पहला पिक्चर जो था वह यूरोप का था, जहाँ पर 5 लड़कियों की सप्लाई करने में युवराज ने अपना पूरा योगदान दिया था। युवराज का पूरा हाथ था उन लड़कियों को सप्लाई करने में। और तो और उसने ड्रग्स का बिजनेस इंडिया में बहुत जगह फैला रखा था। एक पिक्चर बहुत ही डिटेल्स में थी और डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ था। और तो और साथ ही साथ में युवराज की बहुत सारी पिक्चर्स भी थे जिसमें वह अपने फेस पर मास्क लगाकर ये सब कर रहा था। पर पुलिस की नज़र में आ गया और वह छुप छुपा के बहुत साल से यह सब काम कर रहा था। उसे लगता था वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर वह गलतफहमी में जीने लगा। पहले तो स्टार्टिंग में वह इंडिया में छोटे मोटे स्मगलिंग में घुस गया और जब वह धीरे धीरे एक्सपर्ट होते गया तब वह ब्राज़ील वाले गैंग में शामिल हो गया। मयंक तो पहले 2-3 पिक्चर देखने में इतना परेशान होने लगी और जो चाय उसे दिया था उसे सिर्फ एक ही घूंट पिया। अब उसके गले से चाय उतर ही नहीं रही थी। उसे ये सब देख बुरा तो लग रहा था, साथ ही साथ में शर्मिंदगी इतना आने लगा कि ज़मीन फटे और वह उसके अंदर समा जाए, कोई उसे देख ना सके। वह अब इतना परेशान हो गया। युग की नज़र बार बार मयंक पर जा रही थी और वह उसके सभी रिएक्शन को अच्छे से देख पा रहा था। पिक्चर दिखाने के बाद कमिश्नर एक्सप्लेन कर रहे थे जिस तरह से यह सब काम कर रहा था और पकड़ भी नहीं जा रहा था। पुलिस वालों ने भी हार नहीं माना। अब जाकर मयंक को पूरा क्लियर हुआ कि युग का कोई हाथ नहीं है, बल्कि पुलिस वालों ने ही उसे पकड़ा है, क्योंकि अभी तक उसे यही लगता था कि युग ने उसे फंसाकर जेल में भेजा है, पर यह सब गलत है। सोच निकाला उसका। मयंक अपना सिर टेबल पर टिका दिया और अपने दोनों हाथ से चेहरे को कवर किया। उसका ऐसा करना कमिश्नर और युग उसे देखने लगे। युग अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके शोल्डर पर रखा, फिर भी मयंक ने अपना सिर नहीं उठाया। युग ने थोड़ी देर तक उसे वैसे ही रहने दिया। वह उसका दर्द समझ सकता था, फिर वह किस हालत से गुजर रहा है। गलती कोई ये करता है पर सज़ा उसके पीछे वाले को भोगने के लिए छोड़ जाता है। थोड़ी देर तक मयंक वैसे ही लेटा रहा और फिर अपना सिर ऊपर उठाया और युग की तरफ देख बोला, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुन युग बोला, हम बस अभी निकलने ही वाले हैं। युग थोड़ी देर तक कमिश्नर से बातें करते रहा, फिर उसके बाद वह मयंक को अपने साथ लेकर वहाँ से निकला। जब वे दोनों कार में बैठे तो कार में वातावरण एकदम शांत था। मयंक जितना शांत दिख रहा था उतना ही उसके अंदर शोर था। वह अब किसी और के बारे में नहीं बल्कि पीहू के बारे में सोच रहा था कि उसके भाई ने जो गलती किया उसने बिना कुछ जाने सोचे समझे भी बड़ी गलती उसने खुद कर बैठा है। और वह चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहता था, पर सबके सामने नहीं, वह अकेला रहना चाहता था। युग अपना कार अपने ऑफिस ले जाने के बजाय एक होटल लेकर गया और जब उसका कार रुका तब मयंक अपने सेंस में आया। युग मयंक की तरफ देख बोला, मयंक मेरे साथ चलो। कार रोकने की वजह से मयंक युग के तरफ देखने लगा और बेमन से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं उतार दो, मैं चलते हुए चला जाऊंगा। मयंक जो
दर्द से गुजर रहा था। वह दर्द सिर्फ किसी को बताना नहीं चाहता था। उसे अकेले रह के अपने आप से सवाल करना था कि उसने अपने हाथों क्या कर दिया। पर युग उसकी एक न सुना। वहीं युग अपने साथ मयंक को होटल के अंदर लेकर गया। युग के फोर्स करने पर जो देख मयंक भी उसके साथ चल पड़ा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।